आज हमारा टॉपिक करंट ऑफ इंजरी। करंट ऑफ इंजरी करंट ऑफ इंजरी क्या है? बेसिकली जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है या किसी की कोरोनरी ब्लड सप्लाई जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है उसकी, तो उस केस के अंदर क्या होता है, वो जो एरिया होता है ना स्पेसिफिक इस्कीमिक एरिया कार्डियक मसल का, वो हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद, जिसकी वजह से उसकी जो सेल मेम्ब्रेन की आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब होता है तो वो एक तरह के ज़िंदा तो होते हैं मगर उनकी आयनिक कंसंट्रेशन उस तरह डिवेलप नहीं होती। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ एक वेंट्रिकल। ये एक दो वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होता है, हम आपको सबसे पहले ये रेस्ट स्टेज में दिखाते हैं। आपको रेस्टिंग स्टेज में यानी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। जब ये रेस्टिंग स्टेज में होगा तो आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ रेस्टिंग स्टेज में होती है तो वो पोलराइज्ड होती है, मसल्स जो होते हैं। जब वो पोलराइज्ड होंगे तो उनकी जो सरफेस होती है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो हर जगह पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज आ गया हर जगह। ये सेप्टल जो है ये भी पॉजिटिवली चार्ज होती है। मतलब ये पूरा वेंट्रिकल अभी पॉजिटिवली चार्ज है। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है या आपके पास इम्पल्स आती है ऊपर से, एवी नोड से इम्पल्स आ रही है यहाँ पे, जैसे ये इम्पल्स आएगी ये इस एरिया को डीपोलराइज करना शुरू कर देंगे। डीपोलराइजेशन इस तरह होती है, पहले ये सेप्टम डीपोलराइज होती है, फिर इस वेंट्रिकल की इनर सरफेस डीपोलराइज होती है, और फिर एंड पे जाके जो है ना वेंट्रिकल की आउटर सरफेस डीपोलराइज होगी। इसके अंदर फिर एक वेरिएशन आती है आपके पास कि जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इसकी बेस ये देर से डीपोलराइज होती है, तो जिसकी वजह से जो आपके पास है ना सिग्नल या एक्सिस, वो मीन एक्सिस तो तकरीबन इतना ही होता है। इम्पल्स आ रही है, इम्पल्स आई है, अब ये जो वेंट्रिकल है ये डीपोलराइज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया है लेकिन अभी ये पॉजिटिव ही है। अब आगे देखो, मज़ीद आगे हम चलते हैं। अब ये भी नेगेटिव होता जा रहा है, ये भी नेगेटिव हो रहा है, इधर भी नेगेटिविटी आ रही है। अब आपको यहाँ पर जो चीज़ हमने आप बेसिक बतानी है वो क्या है, जब ये पोलराइज स्टेट में था यानी रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज को हम कह सकते हैं पोलराइज स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट। ठीक हो गया, इसको भी स्टेट कर लेते हैं, ये स्टेट हो गया। इसके अंदर जो आपके पास वो ईसीजी आती है ना, बिल्कुल आपके पास अभी ज़ीरो पर है ईसीजी, कोई डेविएशन नहीं हुई। पीछे से आपको अगर हम दिखाएं तो पी वेव ऊपर आती है ना एट्रियम की, ये पी वेव हो गई उसकी डीपोलराइजेशन वेव। अब यहाँ पर ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये इसको शो कर रहा है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। जैसे ये इम्पल्स ट्रेवल हो गई है तो क्या होगा, ये पी वेव है, इसके बाद पी वेव, इसके बाद क्या आता है क्यू आर एस कम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्यू आर एस कम्प्लेक्स आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप होना शुरू कर देगा। हम डिवेलप करते हैं ना, ये देखें, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर जो है ना ये डीपोलराइजेशन फेज वेंट्रिकल्स में आ गई है। अच्छा, अब ये सिग्नल डिवेलप क्यों हुआ है, इसकी वजह क्या है कि ये जो यहाँ नेगेटिवली चार्ज डीपोलराइज स्टेट है ना, ये चाहेगी कि मैं दूसरे एरियाज को भी डीपोलराइज कर दूँ, तो ये डीपोलराइजेशन आहिस्ता आहिस्ता फैलती जाती है इस तरफ आगे, पूरे वेंट्रिकल को डीपोलराइज करने की कोशिश करेगी।
तो जब तक आप देखो कि वेंट्रिकल के अंदर दो चार्जेस मौजूद हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तब तक यहाँ पर आपको एक वेव ज़रूर शो होगी। लेकिन जब भी आप देखो कि वेंट्रिकल्स के ऊपर सिर्फ एक चार्ज है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमने दरमियान वाली स्टेट दिखाई है जिसके अंदर डीपोलराइजेशन हो रही थी। ठीक है, ये डीपोलराइजेशन, अब ये सारी जो फेज है ना क्यू आर एस वाली, क्यू आर एस, ये सारी फेज इम्पल्स वाली है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस इम्पल्स ने सारे इस हिस्से को डीपोलराइज कर दिया है। तो अब क्या होगा, सिंगल चार्ज हो जाएगा, पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ईसीजी बनेगी वो ये होगी। अच्छा, अब यहाँ पर पूरा वेंट्रिकल डीपोलराइज हो गया। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा था, जब तक आपके पास सिंगल चार्ज है ना, जैसे पॉजिटिव था, तब भी आपके पास बिल्कुल ज़ीरो रेफरेंस लाइन थी, ज़ीरो वोल्टेज था। इसी तरह जब पूरा पोलराइज था, इधर इधर पूरा डीपोलराइज्ड हो गया, यानी सिर्फ नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन हो जाती है, ज़ीरो लाइन हो जाती है, ज़ीरो वोल्टेज हो जाता है। और ये ज़ीरो लाइन यहाँ पर आपको मिल रही है, ये पी है, क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस के बाद जो आपको बिल्कुल स्ट्रेट ज़ीरो लाइन मिलती है, वो असल में रेफरेंस लाइन होती है, ज़ीरो वोल्टेज लाइन। तो आपको दो ज़ीरो वोल्टेज लाइन्स मिलेंगी, एक यहाँ पर पी वेव के बाद जो आपको बिल्कुल पोलराइज्ड स्टेट दिखाएगी, और एक आपको मिलेगी जब बिल्कुल डीपोलराइज्ड हो जाएगा, यानी एस के बाद। तो यहाँ पर आपको हमने ये बताया है कि जब आपके पास फुली पोलराइज्ड और फुली डीपोलराइज्ड होगा तो आपके पास वोल्टेज ज़ीरो होगा। लेकिन आप अगर सोचें कि अगर इस्कीमिया हो गया, क्रोनरी जो ब्लड वेसल है उसकी ब्लॉकेज हुई है, उसकी वजह से क्या होगा, कोई हिस्सा जो है ना वो अफेक्ट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, हम आपको दिखाते हैं। ये केस था नॉर्मल हो गया। इस्कीमिक के अंदर क्या होगा, इस्कीमिक के अंदर क्या होगा, आपके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास कोई एक हिस्सा कार्डिक मसल का परमानेंटली डीपोलराइज्ड हो जाएगा। परमानेंटली क्या हो जाएगा, डीपोलराइज्ड। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ये नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज है ना, उसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट करो लेफ्ट वेंट्रिकल के किसी पोर्शन में इस्कीमिया हो गया। अब नॉर्मली इसको हम इधर रिलेट कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होना है, सारा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन हम कह रहे हैं कि इस हिस्से के अंदर इस्कीमिया हो चुका है। इस्कीमिक एरिया जो होता है ना, वो डीपोलराइज्ड रहता है हर वक्त। डीपोलराइज्ड स्टेट के अंदर आपके पास क्या होती है, ये स्टेट, ये फुली डीपोलराइज्ड है, फुली डीपोलराइज्ड। फुली डीपोलराइज्ड स्टेट के अंदर क्या होगा, आपके पास ये नेगेटिवली चार्ज हिस्सा रह जाएगा। अब जब आपके पास ये हिस्सा नेगेटिवली चार्ज रहेगा हर वक्त, तो उसके अंदर क्या होगा, आपके पास यहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो शो हो रहा था, लेकिन जब यहाँ पर एक हिस्सा नेगेटिव आ गया, तो जो मैंने आपको पहले बताया, जब दो चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे तो वोल्टेज या करंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो आपके पास रेस्टिंग स्टेज के अंदर भी ज़रूर एक करंट शो होगा, यानी वो ज़ीरो नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब टी वेव आ जाएगी, टी वेव क्या है, अब रेस्टिंग स्टेज दो जगह पर होती है। एक होती है पी वेव से पहले, यानी टी वेव पीछे होती है यहाँ पे, टी वेव के बाद फिर नई साइकिल पी क्यू आर एस टी। तो दो जगह रेस्टिंग स्टेज होती है वेंट्रिकल की। ये जो पी वेव है ये एट्रियम की शो कर रही है, तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे पी वेव तो आ गई है। तो पी वेव एट्रियम को शो करती है, तो पी वेव के आगे और पीछे दोनों जो है वो रेस्टिंग स्टेज शो करती हैं, किसकी, वेंट्रिकल्स की। तो वो ज़ीरो वोल्टेज शो करेंगे। तो इस स्टेज के अंदर क्या होगा, ये परमानेंटली डीपोलराइज्ड होगा। तो
इन दो रेस्टिंग एरियाज के अंदर भी आपको एक करंट शो होगा। उस करंट को हम करंट ऑफ इंजरी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगी, ईसीजी क्या बनेगी, मैं ये आपके पास क्यू आर एस वेव है, क्यू आर एस। अच्छा, मैंने आपको बताया था क्यू आर एस, ये एस के केस में जब एस के बाद बारी आएगी उसके अंदर फुली डीपोलराइज्ड स्टेट होती है। क्या होती है, फुली डीपोलराइज्ड स्टेट। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर तो फुली अभी डीपोलराइज्ड स्टेट हो गई है, ये जो स्टेट है फुली डीपोलराइज्ड है, फुली डीपोलराइज्ड। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जो फुली डीपोलराइज्ड तो एरिया होता है वही हमेशा हमें ज़ीरो रेफरेंस लाइन बताता है। तो ज़ीरो रेफरेंस लाइन जब भी आपने देखनी है एस वेव के बाद देखनी है। एस वेव के बाद जो स्ट्रेट लाइन आएगी ना हॉरिजॉन्टल, वो आपका ज़ीरो रेफरेंस लाइन होगी। लेकिन करंट ऑफ इंजरी का भाई, करंट ऑफ इंजरी तो हमारे पास रेस्टिंग स्टेज में आती है। तो एस वेव के बाद अभी ये थोड़ी सी वेव चलेगी, उसके बाद टी वेव आएगी। टी वेव के बाद आपके पास रेस्टिंग स्टेज आनी है, तो इसके बाद एक छोटी सी टी वेव आएगी, ये टी वेव आ गई। अब इसके बाद होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए कि ये इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के शाना बशाना आगे चलती जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि रेस्टिंग स्टेज के अंदर तो आपका सारा पॉजिटिव है, लेकिन जब इस्कीमिक हो जाएगा, इस्कीमिक के अंदर क्या होगा, ये टी वेव के बाद बिल्कुल एस टी सेगमेंट की इक्वल लाइन नहीं रहती। वो क्या हो जाएगी, या तो करंट ऑफ इंजरी पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव करंट ऑफ इंजरी के केस में, पॉजिटिव कह लो करंट ऑफ इंजरी, या फिर नीचे ये लाइन चली जाएगा नेगेटिव करंट ऑफ इंजरी के केस में। तो यहाँ पर ये आपको बात समझानी थी कि जब भी इस्कीमिया होता है रेस्टिंग स्टेज के अंदर भी एक करंट फ्लो करता है। और रेस्टिंग स्टेज कहाँ पर होती है, टी और पी के दरमियान, और पी और क्यू आर एस स्टेज के दरमियान। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखती हैं ये आपकी ज़ीरो रेफरेंस लाइन होती है। तो जब आपको इस्कीमिक एरिया मिलता है तो टी पी सेगमेंट के दरमियान आपको एक एलिवेशन या डिप्रेशन मिलती है। अगर तो ये टी वेव होगी, आगे पी वेव आनी थी, तो टी और पी के दरमियान में अगर आपको एक एलिवेशन नज़र आए तो वो पॉजिटिव करंट ऑफ इंजरी है। अगर तो नेगेटिव नीचे डिप्रेशन मिले तो वो नेगेटिव करंट ऑफ इंजरी है। तो नॉर्मल केस के अंदर आपको एस टी सेगमेंट आपको पता चल गया कि एस टी सेगमेंट फुली डीपोलराइज्ड होता है, चाहे इस्कीमिक हो या नॉर्मल हो, दोनों के अंदर फुली डीपोलराइज्ड रहता है, क्योंकि वो तो पहले इस साइड फुली डीपोलराइज्ड है। तो जब डीपोलराइजेशन होगी बाकी हिस्सा भी डीपोलराइज्ड हो जाएगा। तो फुली डीपोलराइज्ड एरिया के अंदर आपको ज़ीरो रेफरेंस लाइन मिल सकती है, यानी ये एस टी सेगमेंट, ये जो एस टी सेगमेंट है ये इस्कीमिक और नॉर्मल के दरमियान दोनों के अंदर सेम होगी ईसीजी, और यही एस टी सेगमेंट आपको ज़ीरो रेफरेंस लाइन बताएगा। और आपने अगर करंट ऑफ इंजरी फाइंड करना है तो इस एस टी सेगमेंट के बाद अगर एलिवेशन आती है तो वो पॉजिटिव करंट ऑफ इंजरी है, अगर डिप्रेशन आती है तो नेगेटिव करंट ऑफ इंजरी है। और अगर इस एस टी सेगमेंट के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह आगे फ्लो कर दे तो ये वाली जो स्टेज है ये नॉर्मल ईसीजी है। तो आपको पता चल गया टी के बाद अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो वो करंट ऑफ इंजरी